जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार रिवीजन एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो देखा, बीच में थोड़ा सा गैप हो रहा है, एक आध दिन की गैप हो जाती है, फिर वीडियो आता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर एक एक वीडियो कम से कम डालते रहूं। बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, ये सब चीज़ें हमने देखी, वही चीज़ें हम लोगों को ऋग्वैदिक काल में करनी है और उत्तर वैदिक काल में करनी है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इनकी सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था देखने जाओगे तो चार, कम से कम एटलीस्ट आप मान के चलो कि आपके 4 पेज पूरे भरने वाले हैं इसके, और 4 ऐसे ही पेज आपके उत्तर वैदिक काल में भरने वाले, कितने भी कंपाइल नोट्स आप क्यों न कर लें। तो मैंने इसका एक शॉर्टकट निकाला है, जिस तरीके से आप दोनों को कंपेयर भी कर लोगे, साथ में पढ़ भी लोगे और शॉर्टकट नोट्स भी बन जाएंगे। तो हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए सीधे आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं राजनीतिक जीवन की। दोस्तों, यहाँ पर बात ध्यान रखना, हम लोग ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों के ही राजनीतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं आप लोगों को ये बता नहीं रहा हूँ कि ऋग्वैदिक काल कब से चालू हुआ, उत्तर वैदिक काल कब से चालू हुआ, इसमें क्या आता है क्या नहीं आता है, वो सब आप प्री में आराम से देख चुके हैं। तो वो 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके प्री से पूरे कवर हो चुके होंगे और आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग होगी कि ऋग्वैदिक काल टाइम पीरियड कब से है और ये सब चीज़ें आपको पता है पहले से। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो पहला इंपॉर्टेंट कीवर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, कबीलाई संरचना पर आधारित था। मतलब ऋग्वैदिक कालीन जीवन जो था वो कबीलाई संरचना पर आधारित था, जबकि उत्तर वैदिक कालीन जीवन भी जो कबीलाई संरचना पर ही आधारित था। तो हमने दोनों में एक कॉमन पॉइंट निकाल लिया कि यार दोनों में ही ये कॉमन पॉइंट है, अलग से कुछ भी नहीं होगा। तो अपन लिख सकते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन जो कबीलाई संरचना पर आधारित था। और आपने देखा कि भारतीय सिनेमा में कबीले के ऊपर बहुत सारी मूवी बनी है, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी कि कबीला क्या होता है, ठीक है। अगले की बात करें, स्थायी निवास नहीं था। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपने देखा होगा, नाचे नागिन गली गली, तेरी बंजारन रास्ता देखे। तो अब बंजारन रास्ता देखे क्योंकि कबीलाई संरचना पर आधारित है। तो क्या दोस्तों स्थायी निवास होगा क्या? नहीं, तो स्थायी निवास नहीं था। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ऋग्वैदिक कालीन जीवन कबीलाई संरचना पर आधारित था, जिसमें स्थायी जीवन का अभाव पाया जाता था। अब अगर यहाँ पर स्थायी जीवन नहीं है तो जो अपने पास में उत्तर वैदिक कालीन जीवन था वहाँ पर भी स्थायी जीवन का अभाव पाया जाता था, वहाँ पर भी स्थायी जीवन नहीं था, क्योंकि कबीलाई संरचना, ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई व्यक्ति कबीले में रहेगा तो एक कबीला जो है वो यहाँ पर अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहा तो दूसरी जगह जाकर रहेगा, तो स्थायी जीवन नहीं था। सिंपल क्वेश्चन। अगला है राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। राजतंत्रात्मक व्यवस्था ये मतलब है, अगर कोई कबीला है तो कबीले का प्रमुख होगा, और जो कबीले का प्रमुख है वो राजा है। एक थोड़ी देर के लिए मान के चल रहा है, क्योंकि राजा जैसी कोई बात हम लोग अभी यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजतंत्रात्मक सिस्टम होगा, इसका मतलब यहाँ भी राजतंत्रात्मक सिस्टम, उत्तर वैदिक कालीन में। तो दोनों में हमको कीवर्ड निकल के क्या आया कि भैया ऋग्वैदिक कालीन और उत्तर वैदिक कालीन दोनों जीवन कैसे थे, राजतंत्रात्मक थे। आगे की बात करें, राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी। यार मुझे एक बात बताइए, अगर कोई कबीलाई संरचना पर आधारित है तो इसका मतलब ये हो गया कि भैया कबीला एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, और एक कोई बहुत बड़ा अगर मान लो साम्राज्य है तो कहीं ना कहीं हम लोग ये कह सकते हैं कि राष्ट्र की अवधारणा होगी। तो दोनों ही जगह पर हम लोग क्या करें, राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो ऋग्वैदिक कालीन में राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक कालीन में जाएंगे तो लिखने का तरीका देखो आप जरा, यहाँ पर हमने क्या क्रॉस लगा के रखा, इसका मतलब ऋग्वैदिक कालीन जीवन में राष्ट्र की कोई अवधारणा नहीं थी। जबकि उत्तर वैदिक कालीन में हम बात करें तो ऐत्रेय ब्राह्मण में कहीं कहीं राष्ट्र की अवधारणा देखने को मिलती है। और कबीले का प्रमुख कौन हुआ करता था, राजा। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। दोनों ही जगह अपन बात देख लें तो राजा को क्या कहा जाता है, जनस्य गोपा कहा जाता था। अब ध्यान रखना कि जो राजा होता है उसका काम क्या होता है, सेना का नेतृत्व करना, राज्य की सुरक्षा करना, या अपन ऐसा कहें कि कबीले की सुरक्षा करना उसका काम होता है। दोनों ही जगह ये आएगा। राजा के कर्तव्य में वृद्धि होगी उत्तर वैदिक कालीन में। ऑब्वियस सी बात है कि भाई थोड़ा सा विस्तार होगा उत्तर वैदिक काल में, तो कहीं ना कहीं उसके कर्तव्य बढ़ेंगे, बाकी दोनों में कॉमन रहेगा। स्थायी सेना का अभाव पाया जाएगा। हम देखिए, अगर कोई कबीला है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर स्थायी सेना नहीं होगी, कोई परमानेंट आर्मी नहीं होगी। जब भी कभी भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो जो राजा के द्वारा बनाई गई सेना है टेम्पररी, वही उसमें इस्तेमाल की जाएगी। तो स्थायी सेना का अभाव पाया जाता है दोनों जगह पर। आगे बात करें, राजा का काम होता है सैन्य नेतृत्व करना। क्या कोई कर चलता था क्या? तो कर चलते थे। एक हमारे पास था बलि कर, जो कि स्वैच्छिक हुआ करता था। अब यहाँ देखना लिखने का तरीका, ये बलि कर ये किसमें हुआ था, ये ऋग्वैदिक काल में। अगर आपको कंफ्यूजन होता तो आप थोड़ा सा पॉइंट में यहाँ पर बीच में लिख दें, लेकिन यहाँ पर कौन सा कर था, शुल्क एवं भाग, ये कौन में, उत्तर वैदिक काल में। तो हमको तरीका समझ में आया। आप चाहें तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं उत्तर वैदिक काल, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर शुल्क और भाग कल हुआ करते थे। जो बलि कर हुआ करता था वो स्वैच्छिक कर था,
कोई ज़बरदस्ती किसी से ज़बरदस्ती नहीं वसूला जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे आगे जाके जो कर नहीं देता था उसको दंड दिया जाता था। आगे बात करें सभा, समिति, विधत और परिषद का महत्व था। तो सभा, समिति, विधत और परिषद, जहाँ तक मैं आप लोगों के बारे में सोच रहा हूँ कि आपने प्री निकाली है तो आपको सभा, समिति, विधत, परिषद के बारे में आइडिया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सभा जो है संभ्रांत लोगों की संस्था हुआ करती थी, समिति जो है आम लोगों की संस्था हुआ करती थी, विधत जो हुआ करती थी सैनिक और असैनिक कार्य देखा करती थी, ये न्यायिक कार्य देखा करती थी। और सभा और समिति जो है इनको प्रजापति की दो पुत्री भी कहा गया है, ये बात आपने प्री में पढ़ी होगी। सभा समिति जो है वो क्या करती थी, राजा के कार्यों में मतलब राजा को चुनने का भी काम करती थी, जिसमें से सभा का मेन काम होता है जो न्यायिक कार्य करना। तो सभा, समिति और विधत और ये परिषद ये संस्था हुआ करती थी। अब उत्तर वैदिक काल में यहाँ देखो मैंने लगा रखा है क्रॉस, तो उत्तर वैदिक काल में जाते हुए विधत तो हो गई समाप्त और सभा और समिति का क्या हो गया, महत्व कम। मैंने यहाँ लिखा क्या, महत्व कम हो गया। तो आपको कीवर्ड समझ में आया कि आपको किस तरीके से लिखना है, इस चीज को आपको रिकॉल करना है कि मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ, मेरे पास है क्या कंटेंट, क्योंकि आप डिटेल में तो पढ़ लेंगे लेकिन अगर आपको रिवाइज नहीं हो पाया तो आपके पास कम से कम ये कुछ कीवर्ड्स होने चाहिए जिसकी वजह से आप उसको डील कर पाएं। आगे बात करें यहाँ की प्रशासनिक संरचना, तो प्रशासनिक संरचना आप टू द पॉइंट हर जगह की याद करके जाए। कुल, ग्राम, विश, जन। अब ये जो मेरे पास में है यहाँ की यदि मैं बात करूँ तो मेरे पास क्या हो गया, कुल, ग्राम, विश और जन। पहली बात तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे अपन लोग, ठीक है क्योंकि मैं बाद में रफ कर दूंगा, भूल जाऊंगा तो। चलो, तो कुल, ग्राम, विश, जन। कुल का प्रमुख कुलपति, ग्राम का प्रमुख ग्रामीणी, विश का प्रमुख विशपति और जन का प्रमुख जनस्य गोपा। तो राजा को क्या कहा जाता है, जनस्य गोपा। अब ध्यान देना, ये तो हो गया ऋग वैदिक काल का, लेकिन जैसे ही हम उत्तर वैदिक काल में जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जनपद। तो हमने अलग से कुछ नहीं लिखा कि हम बार बार कुल, ग्राम, विश, जन और जनपद लिख रहे हैं। तो हमको ये बात समझ में आ गई कि ऋग्वैदिक काल तक तो जन था और जैसे उत्तर वैदिक काल में गए तो कई सारे जन जो मिलकर क्या बनाएंगे, जनपद बनाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जनपद की अवधारणा आ चुकी थी उत्तर वैदिक काल में। आगे यदि बात करें जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुरु जनपद लिख दिया हमने, तो ये पुरुजन और भरत जन को मिला करके बनाया जाता था। बाकी दसराग युद्ध वगैरह, परुष्णी नदी, रावी नदी, ये सब बातें आपको आना चाहिए। आगे बात करें, यहाँ पर बात करें अधिकारी, कौन कौन से अधिकारी हुआ करते थे अलग अलग टाइप के। तो अधिकारी में जैसे स्पश हुआ करता था, पूरब हुआ करता था, सूत हुआ करता था, वाजप्रति हुआ करता था, उग्र हुआ करता था। आपको कमेंट करके इन सभी का कार्य बताना है कि स्पश कौन था, पूरब कौन था, सूत कौन था, वाजप्रति कौन था, ये कौन था। यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ मिलिशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलिशिया अस्थायी सेना को कहा जाता था, ये कहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि अवयस्क सेना, है ना। तो मिलिशिया क्या हुआ करती थी, जब भी युद्ध के समय कोई कार्य हो रहा है तो जो वहाँ पर उपस्थित युवा लोग थे उन्हीं को क्या कर लिया जाता था, सैनिक कार्यों में इस्तेमाल कर दिया जाता था, उन्हीं को क्या कहा जाता था, मिलिशिया कहा जाता था। ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े तो राजनीतिक जीवन मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ समझ में आ गया। और ये राजनीतिक जीवन केवल और केवल उत्तर वैदिक काल का या ऋग्वैदिक काल का नहीं है, दोनों का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि हम लोग यहाँ से आते हैं तो सामाजिक जीवन, ये उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल दोनों का ही सामाजिक जीवन हम देख रहे हैं। चलिए आगे समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं समतामूलक समाज था। तो ऋग्वैदिक कालीन समाज जो है वो समतामूलक समाज और कबीलाई संरचना पर आधारित हुआ करता था। समतामूलक समाज का मतलब ये होगा यहाँ पर छुआछूत, जाति प्रथा और भेदभाव नहीं था। अब जैसे उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो वहाँ पर भी कोई छुआछूत, जाति प्रथा, भेदभाव वगैरह नहीं था। हालांकि ऋग्वैदिक काल की तुलना में थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा, तो आपको वहाँ लिखना चाहिए ऐसा कि वहाँ पर जो है अगर मान लो अंतर लिखने के लिए आता, डिफरेंस लिखने के लिए आता तो थोड़ा सा बदलाव आप लिख सकते हैं कि हल्की सी गिरावट आई है ना, थोड़ी सी गिरावट आपको, क्योंकि जैसे जैसे आप जाओगे सिंधु घाटी से नीचे की ओर तो स्त्रियों की स्थिति में गिरावट, दासों की स्थिति में गिरावट, कृषकों की स्थिति में गिरावट, ये शूद्रों की स्थिति में गिरावट, ये सब गिरावट आती जाएंगी, ये ध्यान रखना। आगे बात करें कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। जो हमारे पास वर्ण व्यवस्था थी कैसी थी, कर्म आधारित, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था। उत्तर वैदिक कालीन जीवन में भी कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था ही थी, हालांकि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा बहुत हम लोगों को जाति नजर आता है, तो ये ध्यान रखना। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को हम लोगों ने डिवाइड करके रखा था। आगे आते हैं पितृसत्तात्मक समाज। तो ऑब्वियस सी बात है कि समाज कैसा होगा, पितृसत्तात्मक, ऋग्वैदिक में भी और उत्तर वैदिक में। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता में क्या देखा था कि हमारा जो समाज था वो कैसा था, मातृसत्तात्मक हुआ करता था। क्लियर हो गई। आगे बात करते हैं स्त्रियों की स्थिति। तो हमने यहाँ बात की है कि स्त्रियां जो है वो सभा और समिति में क्या कर सकती थी, भाग ले सकती थी। तो ऋग्वैदिक कालीन में सभा समिति में भाग ले सकती थी, विधत में भाग ले सकती थी। यहाँ पर हम बात करें कि भाई विधत तो हो चुकी थी खत्म, विधत का महत्व ही कम हो गया था, और वहाँ पर सभा समिति में भाग लेना क्या कर दिया गया था, इसको बिल्कुल बंद कर दिया गया था। इसीलिए एक जगह राइट लगा, एक जगह क्रॉस लगा। विधत तो हो गई थी समाप्त,
कहाँ पर? उत्तर वैदिक काल में। जबकि जो हम लोगों ने, आप सोच रहे होंगे केवल सभा पे लगा, केवल सभा में नहीं लगा। एक राइट का मतलब है ऋग्वैदिक काल में सभा और समिति में स्त्रियां भाग ले सकती थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में भाग नहीं ले सकती थी और विधत तो समाप्त हो गई थी। तो स्त्रियों को उपनयन का, शिक्षा का अधिकार था। बहुविवाह, पुनर्विवाह और नियोग विवाह प्रचलित थे। यहाँ पर आपको कमेंट करके बताना है कि नियोग विवाह क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर उपनयन और शिक्षा का अधिकार था, बहुविवाह, पुनर्विवाह, नियोग विवाह का अधिकार था, उधर भी यही अधिकार था। यदि हम बात करें दास प्रथा, बिल्कुल दास प्रथा प्रचलित थी, लेकिन दासों से केवल घरेलू कार्य ही किए जाते थे, उनसे कोई भी हम लोग कृषि कार्य वगैरह नहीं करवाते थे। आगे बात करें महिलाओं में लोपामुद्रा, घोषा, विश्वशरा और उत्तर वैदिक काल में मैत्री, कात्यायनी, गार्गी आ जाएगी। तो आपको ये बात नाम याद रखना है कि भैया उत्तर वैदिक काल में मैत्री, कात्यायनी, गार्गी भी आ जाएगी। यदि हम बात करें सामाजिक जीवन में अमाजू, अमाजू जो है आजीवन अविवाहित रहने वाली स्त्री को कहा जाता था। सोमरस आर्यों का प्रिय भोजन था। शीर पकोदन, दही, तो ये अपने पास खान पान हो जाएगा। आगे बात करें अनुलोम विवाह प्रचलित था, तो यहाँ पर अनुलोम विवाह है, लेकिन जैसे उधर जाओगे उत्तर वैदिक काल में तो वहाँ पर अनुलोम प्रतिलोम दोनों विवाह आ जाएगा। उसके बाद में गोत्र बहिर्गमन प्रथा प्रचलित थी, ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना है। ये क्लियर हो गया। तो यही सारी बातें उसमें लिखनी, समतामूलक, कर्म आधारित, पितृसत्तात्मक, स्त्रियों की स्थिति, दासों की स्थिति, फिर और कुछ थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए, ये दोनों जगह आप यूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं। सामाजिक जीवन के बाद में हम आते हैं किस पे? आर्थिक जीवन पे। यदि हम बात करें आर्थिक जीवन की, तो आर्थिक जीवन में सबसे पहले हम लोग बात करें कि ऋग्वैदिक काल में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहे का ज्ञान हो गया। फिर हम बात करें नगर की अवधारणा ऋग्वैदिक काल में नहीं थी, जबकि उत्तर वैदिक काल में नगरों की अवधारणा आ चुकी थी। निष्क जो एक प्रकार का सोने का आभूषण हुआ करता था, और यहाँ पर नगर में हस्तिनापुर याद रखने अपने को, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आर्थिक जीवन में। ऋग्वैदिक काल में जो जीवन था वह निर्वाह एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था हुआ करती थी। निर्वाह मतलब सिर्फ अपने खाने पीने की चीजें ही वो कर पाते थे कृषि कार्यों में, तो निर्वाह एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। और उत्तर वैदिक काल में भी निर्वाह और ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी। आपको पता है कि कबीलाई संरचना पर आधारित थी, तो यहाँ पर यदि हम बात करें आर्थिक जीवन में स्थायी निवास नहीं पाया जाएगा, क्योंकि बार बार कबीला अपने हिसाब से क्या करता था, चेंज करता था प्लेसेस। सबसे पहली बात तो ऋग्वैदिक कालीन में पशुपालन को बहुत ज़्यादा महत्व था, और उनमें भी खास करके गाय का, तो पशुपालन का अधिक महत्व था, जबकि कृषि जो है वो गौण हुआ करती थी या सेकेंडरी हुआ करती थी, द्वितीयक हुआ करती थी। उत्तर वैदिक काल में कृषि का अधिक महत्व हुआ, जबकि पशुपालन का महत्व दूसरे नंबर पर आ गया था। क्लियर हो गया। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है कि भैया आर्थिक जीवन में पशुपालन का अधिक महत्व था, जबकि कृषि का गौण हुआ करता था। उत्तर वैदिक काल में इसका उल्टा हो जाएगा, कृषि का महत्व बढ़ गया, पशुपालन का महत्व कम हो गया। तो अघन्या, अघन्या मतलब गाय, न मारे जाने योग्य पशु। उसके बाद में यहाँ पर गेहूं की खेती, सरसों की खेती हुआ करती थी। आर्थिक जीवन में वाणिज्यिक व्यापार की बात करें अगर, तो वाणिज्यिक व्यापार जो है ऋग्वैदिक काल में आंतरिक हुआ करता था, मतलब बाहर नहीं हुआ करता था विदेशों के, देश के अंदर ही हुआ करता था जो व्यापार, जबकि उत्तर वैदिक कालीन में आंतरिक के साथ साथ में वृद्धि भी हुई। विदेशों में व्यापार नहीं हुआ, लेकिन वृद्धि जरूर हुई वहाँ पर। आगे बात करें वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देख चुके हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब मेरे पास मार्कर रखा और तुम लोग इसको ले लो, और दूसरा मुझे इंक का बॉटल दे दो, तो तुम भी खाली मैं भी खाली, क्योंकि मैं इंक का क्या करूंगा और तुम मार्कर का क्या करोगे, खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बार्टर सिस्टम हुआ करता था, ये अपने को अच्छे से ध्यान रखना। दोनों ही जगह वस्तु विनिमय प्रणाली आपको देखने को मिल जाएगी। उद्योग धंधे बढ़ई है, रत्तकार है, कर्मकार है, सूतकार है, ये सब हुआ करते थे यहाँ पर भी और वहाँ पर भी, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। आगे बात कर लेते हैं आर्थिक जीवन के बाद। अब यहाँ पर आते हैं इसमें धार्मिक जीवन की बात करें, तो धार्मिक जीवन की सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है प्रकृति पूजक हुआ करते थे। धार्मिक जीवन कौन, अभी यहाँ पर उत्तर वैदिक काल का यहाँ है, ये ऋग्वैदिक काल का, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा अंतर आया है, इसी वजह से ये ध्यान रखना अपने को। धार्मिक जीवन में ये लोग प्रकृति पूजक हुआ करते थे, जैसे इंद्र देवता की पूजा करना, अग्निदेव की पूजा करना, वायु देव की पूजा करना। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में जाओगे तो प्रजापति का स्थान सर्वोच्च हो जाएगा, वो हम नीचे देखेंगे। दूसरा पुरुष प्रधानता, आप देखेंगे कि आप जहां पर भी देखेंगे धार्मिक देवताओं में ज्यादातर आपको पुरुष प्रधान देवता देखने को मिलेंगे, जहां पर महिलाओं का नाम नहीं आएगा, मतलब देवियों का नाम नहीं आएगा, आप यह ध्यान रखें। आगे बात करें धार्मिक जीवन में, यहाँ पर बहुदेववाद के साथ साथ एकेश्वरवाद के लक्षण भी दिखाई देते हैं। अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है, एकेश्वरवाद, जैसे इंद्रदेव हो गए, अग्निदेव हो गए, वायुदेव हो गए, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम अलग अलग देवताओं को पूजने का काम कर रहे हैं, तो बहुदेववाद की अवधारणा देखने को मिलती है। आगे बात करें कर्मकांडों का महत्व था, यज्ञों का महत्व था। फिर आराधनाएं जो हुआ करती थी, आराधनाएं करने का काम करते थे, आराधनाएं, स्तुति, पाठ करने का काम किया करते थे ऋग्वैदिक कालीन में, ठीक है, मंत्रों का उच्चारण वगैरह। भौतिक सुख, जो हम आराधनाएं कर रहे हैं, कर्मकांड कर रहे हैं,
इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था भौतिक सुख। इसका मतलब ये लोग लौकिक जीवन में विश्वास करते थे, ना कि पारलौकिक जीवन में। तो यहाँ पर ना तो आपको स्वर्ग, ना ही मोक्ष, ना ही नर्क की अवधारणा देखने को मिलेगी। तो ना स्वर्ग की अवधारणा, ना नर्क की अवधारणा, ना मोक्ष की अवधारणा, ना आत्मा की अवधारणा। इन लोगों का जो वास्तविक उद्देश्य था वो था भौतिक सुख। मतलब इसी लोक में जो भी कुछ अपने को करना वो इसी लोक में करेंगे। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो प्रकृति पूजक, पुरुष प्रधानता, बहुदेववाद, कर्मकांड, आराधनाएं, भौतिक सुख, स्वर्ग, नर्क की कुछ कीवर्ड याद रखना। जिस भी नोट से आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद जब आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कितना कंपाइल हो गए हैं आपके नोट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्तर वैदिक कालीन जीवन की बात करें यदि, तो उत्तर वैदिक कालीन जीवन में हम देखेंगे तो देवताओं की महत्ता में क्या हुआ? परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ। तो देवताओं की महत्ता में क्या हुआ? परिवर्तन आना स्टार्ट हुआ। अब देवताओं की महत्ता में परिवर्तन कैसे आया? तो प्रजापति जो है वो सृजन के देवता कहलाए, रुद्रदेव जो है पशु के देवता कहलाए, विष्णु जो है पालक कहलाए। उधर इंद्र का स्थान महत्वपूर्ण था, जिनके ऊपर 250 सूक्त भी आपको देखने को मिलेंगे। और इधर किसका स्थान महत्वपूर्ण हो गया? प्रजापति का स्थान महत्वपूर्ण हो गया। तो प्रजापति जो सृजन के देवता कहलाए, रुद्रदेव जो पशु के देवता कहलाए, और विष्णु जो है पालक कहलाए। आगे आराधना की रीति में परिवर्तन होने लग गया। अब आराधना की रीति में परिवर्तन हुआ। आराधना मतलब पहले हम लोग किस लिए करते थे? लौकिक के लिए। अब हम किसके लिए करने लगे? लौकिक के साथ साथ पारलौकिक के लिए भी करने लग गए। उसके बाद में धार्मिक उद्देश्यों में परिवर्तन हमारा। धार्मिक उद्देश्य हम लोगों का क्या हो गया कि भैया हम लोगों का धार्मिक उद्देश्य था पुनर्जन्म, कि हम लोग कहीं ना कहीं लौकिक के साथ साथ पारलौकिक की भी बात कर रहे हैं। तो शतपथ ब्राह्मण में पहली बार पुनर्जन्म का उल्लेख देखने को आप लोगों को मिलेगा। उसके बाद में हम लोगों ने राजसूय यज्ञ करवाया, वाजपेयी यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, पुरुषमेध यज्ञ करवाया। तो ये राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ ये आपने प्री में अच्छे से पढ़े होंगे। अगर आपने पढ़े हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए कि इनके क्या मतलब है, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं आपके ऊपर इसलिए छोड़ रहा हूँ, कहीं ना कहीं जो है मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे पूरा, ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और चीज़ें अपलोड करते रहूँ। और अगर आप नहीं देख रहे हैं तो फिर क्या है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कैसे करूँ, मुझे वो तरीका भी बता दीजिए आप। एक और इन्फॉर्मेशन है दोस्तों कि हम लोगों ने एक टेलीग्राम चैनल बना के रखा हुआ है, तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर डेली आपको 15 क्वेश्चन 3 मार्कर दिए जाते हैं जो आपने पहले से प्री में पढ़ रखे हैं, जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लिखने में। और 15 क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े से टफ होते हैं, जिनके ऊपर आपको आप चाहें तो लिख सकते हैं आपको, और आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और ये 3 मार्कर जो है, अगर आप एक मोटा माटी गणित निकाल के चलें तो लगभग 2000 से 2500 के आसपास आपके 3 मार्कर कवर हो जाएंगे 5 महीने के अंदर अंदर। तो हम डेली 15 3 मार्कर देने वाले हैं आपको, जो आपको लिखने हैं। वैसे तो हम 30 देंगे, लेकिन आपको क्या करना है, 15 को ही लिखना है, जो आपसे बन पड़ेंगे सिंपल से क्वेश्चन जो आपने प्री में पढ़े हुए हैं। वो किसी भी सब्जेक्ट के हो सकते हैं, पर हम थोड़ा थोड़ा करके हिस्ट्री से चालू कर रहे हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सबके होंगे वो, लेकिन ये है कि कम से कम आप लिख तो पाओ। जैसे मान लो मैंने दे दिया संविधान सभा जो हमारी कब गठित हुई थी, तो प्री में आपने खूब पढ़ा तो आप लिख सकते हो। लेकिन अगर उसी की जगह मैं कुछ और दे दूं आपने, जो आपने सुना ही नहीं हो, तो उसमें क्या होगा, आप लिख नहीं पाओगे और डीमोटिवेट होगे। लेकिन क्वेश्चन आते ही है इस टाइप के, मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर में देखेंगे। लेकिन टेस्ट सीरीज में कई बार टफ क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो उससे बच्चा घबरा जाता है। तो वो हम सेकंड राउंड में करने वाले हैं। तो मैंने टेलीग्राम पे सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में प्रोवाइड करवा रखी हुई है, आप उसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लूँगा। मैं छोटे छोटे वीडियो भी इसीलिए बना रहा हूँ कि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद। स्थल मंडल हम लोग पढ़ने वाले हैं। जय हिंद दोस्तों।